इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी के बारे में। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डीलिंग विथ इनकम्प्लीट एंड अनसर्टेन डेटा इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एआई सिस्टम्स। यानी यहाँ पर जो हम इनकम्प्लीट और अनसर्टेन डेटा से डील करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत सारे एआई सिस्टम्स का। अब जो हमारा सिलेबस का जो मेन फोकस है वो है आपका सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी कौन कौन से सोर्सेस से आ सकती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले होता है अनसर्टन इनपुट्स। जो आपके अनसर्टन इनपुट्स होते हैं वो कुछ रीज़न्स की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला रीज़न हो सकता है अनसर्टन इनपुट्स का वो हो सकता है आपका मिसिंग डेटा। यानी कि सपोज़ आप किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा मिसिंग है या डेटा के बीच कनेक्शन मिसिंग है, तो उस तरह का सिचुएशन होने पे क्या होगी, अनसर्टेनिटी अराइज होगी। सेकेंड जो अनसर्टेन इनपुट्स का जो केस होता है वो होता है नॉइज़ी डेटा। यानी कि मान लीजिए कोई डेटा क्लियर नहीं है या अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में नहीं है, तो इस तरीके का डेटा कहलाता है नॉइज़ी डेटा। और इस तरीके के डेटा होने से भी आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो अराइज होती है। सेकेंड जो अनसर्टेनिटी का सोर्स है वो है आपका अनसर्टेन नॉलेज। यानी कि जो यहाँ पर नॉलेज मिलेगी वो एक फिक्स्ड और स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं रहेगी, और ये भी स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि अमाउंट ऑफ नॉलेज जो रहेगा वो क्या रहेगा। तो जो आपका अनसर्टेन नॉलेज है उसके अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं, मल्टीपल कॉजेस होते हैं, जिससे क्या होता है मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये हो जाएगा आपका अनसर्टेन नॉलेज में। दूसरा होगा आपका इनकम्प्लीट एन्यूमरेशन। यदि आपके पास इनकम्प्लीट एन्यूमरेशन होता है तो इससे कंडीशनल इफ़ेक्ट्स जनरेट होते हैं, जिससे कि अनसर्टेन नॉलेज लीड्स होती है। इसके अलावा जो आपका इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कैजुअलिटी, यानी कि जो जिस भी डोमेन पे आप काम कर रहे हैं उस डोमेन पे मान लीजिए कोई भी कैजुअलिटी हुई तो इसके बारे में यदि नॉलेज इनकम्प्लीट हो तो इस तरीके से भी अनसर्टेनिटी अराइजेस होती है। नेक्स्ट जो अनसर्टेनिटी अराइजेस होने का जो केस होता है वो होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक या फिर स्टोचैस्टिक इफ़ेक्ट्स के कारण। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आ रहे हैं या माइनर एरर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, आपकी अनसर्टेनिटी अराइजेस हो सकती है। इसके अलावा जो आपका अनसर्टेनिटी का जो थर्ड सोर्स है वो है आपका अनसर्टेन आउटपुट्स। जो आपके अनसर्टेन आउटपुट्स होते हैं वो कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से अराइजेस होते हैं, जैसे कि एबडक्शन एंड इंडक्शन आर इनहेरेंटली अनसर्टन। यानी कि एबडक्शन और इंडक्शन इनहेरेंटली अनसर्टन होते हैं। इसके अलावा जो भी आप डिफ़ॉल्ट रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो डिडक्टिव फैशन में क्यों ना हो, कई बार क्या होता है जो उसका रिज़ल्ट होता है वो सर्टेन नहीं होता है। इस वजह से भी आपकी अनसर्टेनिटी अराइजेस होती है। इसके अलावा जो अनसर्टेन आउटपुट्स का जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वो हो सकता है आपका इनकम्प्लीट डिडक्टिव इन्फेरेंस। यदि कहीं पर इनकम्प्लीट डिडक्टिव इन्फेरेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो इस वजह से भी अनसर्टेनिटी अराइजेस हो सकती है। नेक्स्ट जो सोर्स है अनसर्टेनिटी का वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग।
यदि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग यूज़ हो रही है तो यह सिर्फ और सिर्फ देगी आपको प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट्स। इसमें क्या होगा, समराइजेस होगी अनसर्टेनिटी बहुत सारे सोर्सेस से। अब अनसर्टेनिटी के लिए कुछ अप्रोचेस भी होते हैं, जैसे कि पहला जो अप्रोच होता है वो कहलाता है एडॉक अनसर्टेनिटी फैक्टर। जो सेकेंड अप्रोच होता है वो कहलाता है आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी जिसको हम कहते हैं बेस थ्योरम। जो नेक्स्ट अप्रोच रहता है अनसर्टेनिटी का के लिए वो होता है आपका फजी सेट थ्योरी। इसके अलावा एक और अप्रोच होता है अनसर्टेनिटी के लिए, वो होता है आपका डेम्स्टर शेफर थ्योरी ऑफ एविडेंस। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हमने अभी 4 अप्रोचेस बताए हैं आपको अनसर्टेनिटी के लिए। यहाँ पर जो 4 अप्रोचेस हैं उनके बारे में हम फर्दर आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के बारे में। तो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जो लॉजिक होता है, लॉजिक डील्स करता है विथ सर्टेनिटीज़ के साथ डील करता है। यानी कि सपोज ए कनेक्टेड टू बी, दिस इज़ अ सर्टेनिटी। जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग में जो सेकंड केस रहता है उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं एक नोटेशन में। किसमें एक्सप्रेस होते हैं? एक नोटेशन में, जो कि सिमिलर होता है उन प्रेडिकेट्स के जो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस में होते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास है पी आर इक्वल 0.7, तो इस तरीके से एक और हो सकता है आपके पास पी एस इक्वल 0.1। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन हो सकता है वो हो सकता है पी निगेशन ए एंड बी और सी इक्वल 0.2। यहाँ पर जो आपका 1 है, 1 इक्वल होगा सर्टेन और 0 इक्वल होगा सर्टेनली नॉट। तो नेक्स्ट हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमको यह देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी तब क्या होगी जब या तो ए ट्रू है या फिर बी ट्रू है। आइदर ए इज़ ट्रू और आइदर बी इज़ ट्रू। तो इसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली वेन डायग्राम का, जो कुछ इस तरीके से हो सकता है। एक ऐसा सर्कल होता है और इसी से जुड़ा हुआ एक और सर्कल होता है। यहाँ पर होता है आपका ए और यहाँ होता है बी। और ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है
इसे कहा जाता है ए एंड बी। तो जब भी हमको वैल्यू निकालना है तो किस तरीके से पी ए और बी, इस तरीके की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड एक टर्म आएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये रिफ़र करती है एक ऐसी प्रोबेबिलिटी को, एक ऐसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को जो कि पहले से दी जाती है, जो जिसे हम क्या मानते हैं, जिसे हम ट्रू मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है पी बी बाई ए इक्वल पी बी एंड ए अपॉन पी ए। यह स्टेट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यह स्टेट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर दिया जाएगा वैल्यू ए। तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर होगा बी, और ये जो बीच का एरिया है ये कहलाएगा आपका ए एंड बी। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट यहाँ पर आपको क्या करना है, पी आर एस। मान लीजिए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है, आर यानी कि यहाँ हम क्या ले रहे हैं, रेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन क्या ले रहे हैं, 0.7। सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज़ 0.7, और जो एस है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सन। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सन इज़ 0.1। तो ये अलग अलग दो अलग अलग केस हो गए। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन एंड सन यानी कि आर एंड एस, इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज है 0.01। तो इस केस में हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले पी आर बाई एस। इसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उससे। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको फॉर्मूला दिया गया है उसको यहाँ पर अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पी ए बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू पी बी बाई ए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि ए के जगह आर हो सकता है और बी के जगह एस। तो यदि यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे एस और यहाँ पर आर यदि आप इंटरचेंज करेंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये होगा जॉइंट, जे फॉर जॉइन, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ये रिप्रेजेंट करता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ए और सपोज है हमारे पास निगेशन ए, बी निगेशन बी। इस तरीके से हम एक टेबल बना के जॉइंट प्रोबेबिलिटी के लिए वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.11, 0.63, 0.5,
0.17। जो ये टेबल है इससे हमें क्या पता चलता है, ये टेबल ये शो करती है कि P A एंड B इज इक्वल 0.11, P negation A and B equal 0.09। इसका यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं पी ए। तो यहाँ पर पी ए इक्वल होगा पी ए एंड बी प्लस पी ए एंड निगेशन बी, ये ऐसा हो सकता है। तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो कुछ होगा 0.11 प्लस 0.63 इक्वल 0.74। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस थ्योरम के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।